नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खमा गणी। साथियों, कल की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने बायो स्टार्ट की थी। बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पहले जूलॉजी, और जूलॉजी के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। और उसी के अंदर जो पहला टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग अब तक क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं। हमने क्या कहा था, इस ब्रह्मांड के अंदर दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हीट्रोट्रॉफ। ऑटो का मतलब जो स्वपोषी होते हैं, और एक हीट्रो का मतलब होगा परपोषी। ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने बातें की थी कि प्लांट्स आते हैं, शैवाल आती है, डाइटम्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीली हरी शैवाल, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा लाइकेन भी आती है। ठीक है। प्लांट के बारे में बात की थी, तो प्लांट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि प्लांट के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। उसके अंदर जाइलम, प्लांट के अंदर जाइलम ऊतक होता है। जाइलम ऊतक जड़, जल तथा खनिज लवण को क्या है, जाइलम ऊतक से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम ऊतक। और फ्लोएम ऊतक का काम है कि पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को प्लांट के विभिन्न हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करना और जड़ों तक पहुंचाना, भोजन का काम किसका है, फ्लोएम ऊतक का है। ये भी बात कर ली थी हम लोगों ने। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। ठीक है। शैवाल उनको देता है फूड बना करके, और कवक देता है जल और खनिज, किसको, कवक और इस शैवाल को। ठीक है। कवक और शैवाल सहजीवी संबंध है। और जो चट्टानों पर उगने वाली जो लाइकेंस होती हैं, उसको क्या कहते हैं, हमने कहा उनको कहते हैं सेक्सिकोल्स। और जो प्लांट के ऊपर, जो पौधों के ऊपर जो उगने वाली जो लाइकेन होती है, उनको कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं उन्हें, कार्टिकोल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने बात की थी हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पर पोषण के बारे में। पर पोषण के बारे में हमने चर्चा की, और पर पोषण के अंदर हमने बताया कि सबसे पहले यानी कि शाकाहारी हर्बीवोरस, फिर आते हैं मांसाहारी, उसके बाद में सर्वाहारी, फिर मलभोजी, नरभक्षी और परपोषी। इतनी बातें हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर की थी। शाकाहारी के अंदर कौन कौन से जीव आ जाते हैं, गाय है, घोड़ा है, बकरी है। ये ऐसे जीव हैं, मर जाएंगे लेकिन मांस कभी नहीं खाएंगे। ठीक है। फिर हमने बात की मांसाहारियों के बारे में, ये मर जाएंगे लेकिन शाक कभी भी नहीं खाएंगे। इनका जो भोजन है वो कौन सा है, सिर्फ मांस ही खाएंगे, ये लोग मीट खाना पसंद करेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी जीव है, तो आपके पास में आ जाता है शेर है, चित्ता है, तेंदुआ है, ये मांसाहारी जीव है। सर्वाहारी, सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी के अंदर कौन कौन से जीव आ जाते हैं साथियों, तो सर्वाहारी के अंदर आ जाते हैं आपके ओमनीवोर्स की मैं बात करता हूं, तो मानव है। ये सिचुएशन के हिसाब से कि फूड भी खा ले, जो शाक भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। कुत्ता है, बिल्ली है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को विशेष तौर से याद रखने हैं। नरभक्षी, ऐसी जातियां जो अपनी ही जाति के जीवों को खाती हैं, तो उसके अंदर आ जाते हैं बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, बड़े सांप छोटे सांपों को खा जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कुछ आदिम जनजाति है जो अपनी ही जाति के मानव को भी खा लेती है। ये भी बात हो गई। फिर हमने कहा था मलभोजी के बारे में। मलभोजी यानी कि जो अपना या फिर दूसरों का मल खा करके जीवित रहते हैं। अपना मल खा करके कौन जीवित रहता है, तो खरगोश रैबिट रहता है। और दूसरों का मल खा करके कौन सा जीव जीवित रहता है, तो हमने बात की थी वो पिग है, यानी कि सुअर है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद में परपोषियों की बात करते हैं, पैरासाइट के बारे में। तो पैरासाइट के अंदर एग्जांपल के रूप में हमने कहा था अमरबेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कस्क्यूटा। ये क्या करता है, पौधे के जो भी न्यूट्रिशन पौधा लेना चाहता है, उस न्यूट्रिशन को क्या लेता है, ये कस्क्यूटा ले जाता है, अमरबेल ले लेती है। और पौधे का विकास तो रुक जाता है, लेकिन इस अमरबेल का जो विकास है वो काफी ज्यादा हो जाता है, पौधे को पूरा लपेट देता है, सारा न्यूट्रिशन वो ले लेता है। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। फिर मैंने कहा था कि आपको कि हमें क्या पढ़ना है, मानव के बारे में, मानव पोषण के बारे में पढ़ना है, कि हमें मेन टारगेट किसका है, मानव का है। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले। ये कहने की बात नहीं है, ये आप लोगों का कर्तव्य बनना चाहिए कि आप लोग हमसे कुछ सीख रहे हैं,
तो आपको लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना चाहिए। मैं कम समय में आपको बहुत सारा कंटेंट, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। जो ऑफ़लाइन के अंदर पढ़ाया जाता है, वही चीज़ें मैं यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सरल भाषा के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझाऊँ, ये मेरा प्रयत्न रहेगा, ठीक है? तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको बेहतर बनाने के लिए। चलिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव में पोषण 2 तरीके से, यानी कि इसके अंदर एक तो वो तत्व आ जाते हैं में जो मुख्य तत्व होते हैं, एक सूक्ष्म तत्व होते हैं, ठीक है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्या विटामिन नहीं लेंगे तो शरीर चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्या हम लोग मिनरल्स नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर चल जाएगा? नहीं। इनकी भी ज़रूरत उतनी ही है जितनी इनकी ज़रूरत है। लेकिन ये मेन पार्ट है, ये बड़े भाग है, इसलिए इनको पढ़ना है मुख्य तत्वों के रूप में। तो मुख्य तत्वों के रूप में कौन-कौन से आते हैं? आपके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, ये भोजन के मुख्य तत्व है। इसके अलावा हमें साथ में क्या लेना पड़ता है? हमें इसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए उस फूड के अंदर। ये विटामिन होनी चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, हमारे फूड के साथ में पानी भी होना चाहिए। एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। हम बात करें फूड के बारे में, भोजन के बारे में, कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तो हमारे मुख्य तत्व, ये तो हमारे भोजन के अंदर होने ही चाहिए। हमारे पोषण के अंदर, हमारी डाइट के अंदर ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। लेकिन इनके साथ में क्या चीज़ें होनी चाहिए? इनके साथ में मिली हुई होती है। आप विटामिन अलग से थोड़ी ना खाता है। खाता है क्या? आप मिनरल्स अलग से खाते हैं क्या? प्रोटीन, आप जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये अलग से खाते हैं? नहीं खाते। ये हमारे भोजन के अंदर ही होते हैं। इनके साथ में ये चीज़ें मिली हुई होती है, इसलिए इनको सूक्ष्म तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सूक्ष्म तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें इनके साथ में मिली हुई होती है। मुख्य तत्व कौन से हैं? आपकी कार्बोहाइड्रेट है, आपकी प्रोटीन है और आपकी वसा, जिसको हम लोग फैट कहते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए, हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट? क्या होती है कार्बोहाइड्रेट? इसके बारे में समझते हैं। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो कार्बन तथा हाइड्रेट से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कि कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है जल से मिलकर के बने हुए होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का सूत्र की बात करूं तो CnH2O, और मैं यहां पे लिख सकता हूं N। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। क्या होता है? CnH2O, N होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? तो ये वाला सूत्र हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। चलो, ऐसे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है? इसके अंदर क्या बातें होती है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:2:1 होना चाहिए। चलिए, क्या इसके अंदर 1:2:1 जो हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो आता है कि नहीं आता है? एन की वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं। कहाँ पे? CnH2nO, और एन की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, तो C1 हो जाएगा 1 की जगह। फिर H2 2 आ जाएगा, O भी क्या आ जाएगा? 2। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? C1H2 और हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, है ना? तो फॉर्मूला आपको पता चला कि जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:2:1 होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये रेशियो भी आप लोगों को याद रखना है। तो आपसे एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो रेशियो कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। याद रह जाएगा इस पॉइंट को। चलिए, आगे क्या है? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगर आपको इंस्टेंट हाथों हाथ अगर एनर्जी चाहिए, तो आपको ग्लूकोज़ के कहते हैं कि ग्लूकोज़ खाना चाहिए। ग्लूकोन डी पीते हैं आप लोग, ठीक है? आपको कहते हैं कि ग्लूकोज़ के बिस्कुट खाइए, तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करेंगे। आपको फटाफट एनर्जी चाहिए, तो किसका यूज़ करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का करते हैं हम लोग, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के रूप में जब जाता है बॉडी के अंदर, तो वो किसके अंदर बदलता है? ग्लूकोज़ के अंदर। आप लोगों ने जो भी खाना खाया, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जब वो ब्लड के अंदर मिलता है, जब हमारी छोटी आंत के अंदर जाता है भोजन, तो वो भोजन छोटी आंत के अंदर जाने के बाद में जब उसका अवशोषण होता है,
अब्जॉर्प्शन होता है जो छोटी आंत के अंदर, तो वो किसके रूप में होता है? ग्लूकोज़ के रूप में। वो ग्लूकोज़ हमारी ब्लड के अंदर जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उसके पास में जाकर के क्या बनेगा? एनर्जी का रिलीज़ करेगा, जो ऊर्जा रिलीज़ करेगा। ये जो अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज़ होता है। अगर मैं आपको ग्लूकोज़ सीधा दे दूँ तो फटाफट काम करेगा अपनी बॉडी के अंदर, हाथों-हाथ क्या होगा? वो ब्लड के साथ में मिलेगा। इसलिए अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, फटाफट एनर्जी चाहिए, तो आप लोग क्या लेते हैं? ग्लूकोज़ लेते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? तुरंत ऊर्जा काम करना। तुरंत ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट करेगा। आपको बहुत ज़्यादा थकान है तो और आप भोजन कर लीजिए, आपको एनर्जी आ जाएगी। शरीर में ताकत नहीं है, भोजन कर लीजिए टाइम टू टाइम, आपको शरीर के अंदर शक्ति आ जाएगी हाथों-हाथ, फटाफट आ जाएगी चीज़। देखिए, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में शर्करा या फिर शुगर कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? शर्करा या फिर शुगर कहते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट को। क्या कहते हैं इनको? शर्करा या फिर शुगर कहते हैं। ये हमारा भोजन का 50 से 60% भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे जो भोजन है, हमारी डाइट है, उसके अंदर कितना परसेंटेज भाग होता है? 50 से 60% भाग होता है। कहीं पे 60 से 70% भी लिखा, वो भी सही ही है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, आप लोग भोजन के अंदर क्या लेते हैं? चावल खाते हैं कोई, आप गेहूँ खाते हैं, इसके अंदर क्या होता है? मेनली 2 ही भोजन हम लोग इंडियंस लोग खाते हैं, तो चावल खाते हैं, कोई गेहूँ खाता है। तो सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ें खाते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में? वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो 50 से 60% या फिर 60 से 70% भाग कौन-सा हो गया? तो सो इस कार्बोहाइड्रेट का हो गया। जब भी हम लोग 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो कितनी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी के रूप में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऊर्जा कितनी होती है? तो 4.1 किलो कैलोरी होती है। इस पॉइंट्स को आपको याद में रखना है, एग्ज़ाम के अंदर पूछी हुई पॉइंट है। क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से आपको ऊर्जा कितनी मिलती है? 1.4.1 किलो कैलोरी मिलती है। के कैलोरी, पॉइंट की याद रह जाएगा। कितनी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये किसके मिलने हुए होते बनकर किन से मिलकर बने हुए होते हैं? तो आप मुझे पूछिए तो ये कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रेट यानी कि जल से मिलकर के बने हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? ये हमारा भोजन का कितना परसेंटेज है? 50 से 60, 60 से 70% इसको आप सही कर लेना। ठीक है? यहाँ पे लिख देना 60 से 70% एकदम होते हैं हमारे भोजन का हिस्सा। ठीक है? 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कितनी ऊर्जा रिलीज़ करता है ये हमारी बॉडी के अंदर? तो 4.1 किलो कैलोरी करता है। कितने? 4.1 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है इनसे। इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? शर्करा या फिर शुगर कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को कितना खाना चाहिए? 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। चलिए, इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ। शर्करा या फिर शुगर क्या होती है? शर्करा क्या होती है? इसको समझते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वे पदार्थ जो मीठे होते हैं और रासायनिक रूप से क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो, उसको हम लोग कहते हैं शर्करा यानी कि शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग? शुगर कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? कार्बो देखो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा या फिर शुगर कहते हैं। कहते हैं ना? तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि शर्करा किसे कहेंगे? कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं और रासायनिक रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसके अंदर कौन-कौन से एग्जाम्पल है? आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और लैक्टोज हो गया। कि सर ये क्या चीज़ें हैं मेरे को समझ में नहीं आई। हम आगे समझेंगे इन बातों को। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो शर्करा यानी कि शुगर है, वो कौन-कौन सी है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। ये कैसी होती है? ये स्वाद में मीठी होती है और रासायनिक रूप से कैसी होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। रासायनिक रूप से कैसी होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं शर्करा या फिर शुगर कहते हैं। ठीक है? एक होती है कृत्रिम शर्करा, यानी कि उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं जिसको हम लोग। वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। वे पदार्थ जो स्वाद में तो मीठे होते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। आप लोगों ने कभी सुना हुआ होगा कि शुगर फ्री जो मिठाइयाँ होती है वो खाना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को, कहते हैं ना? तो वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं शुगर फ्री जितनी चीज़ें खाती हैं, जो खाते हैं वे लोग, उसके अंदर क्या होता है? कृत्रिम शर्करा होती है यानी कि आर्टिफिशियल शुगर होती है उनके मध्य। वे बॉडी के अंदर तो जाएगी लेकिन वो मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे कि सैकरीन हो गया,
मेलानिन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, ये नाम आपको याद रखना है, ये कृत्रिम शर्कराएँ। आर्टिफिशियल शुगर की बात है तो सैकरिन, मेलानिन और एस्पार्टेट। याद हुआ कि नहीं हुआ? सैकरिन, मेलानिन और एस्पार्टेट। एस्पार्टेट ये कैसी कृत्रिम शर्कराएँ हैं। मधुमेह डायबिटीज़ के जो मधुमेह होता है, मधुमेह को क्या कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, रोगियों को मीठे के रूप में कृत्रिम शर्करा खाने की सलाह दी जाती है, यानी शुगर फ्री जो भी चीज़ें मिलेगी आपको, वो किसकी बनी हुई होती हैं? सैकरिन की बनी हुई होगी या फिर एस्पार्टेट की मिली बनी हुई होती हैं, या फिर सैकरिन की या फिर एस्पार्टेट की मिली हुई बनी हुई होती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो भी शुगर फ्री आइटम बनेगा साथियों, वो सैकरिन का बना हुआ होता है या फिर एस्पार्टेट का बना हुआ होता है। जो भी बहुत ज़्यादा लेवल के अंदर जहाँ पे मिठाइयाँ बनती है, वहाँ पे लोग नॉर्मली शुगर का उपयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं सैकरिन वगैरह का। ये क्या होती है? अगर आप 10 किलो अगर स शुगर का यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप 1 किलो किसका यूज़ कर लें, सैकरिन का यूज़ करें तो वो बराबर मेंटेन कर लेता है। इतना मीठा होता है ये सैकरिन और एस्पार्टेट, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल ये दोनों ज़्यादा याद रखना किस-कुछ को, एक तो सैकरिन को, एक एस्पार्टेट को। मेलानिन भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग। अल अशर्करा यानी कि नॉन शुगर किसे कहते हैं? नॉन शुगर यानी कि अशर्करा, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, लेकिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये भी नहीं होता कि वो मीठे ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये भी होता है कि वो फीके भी होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट फीके भी होते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या कहता है कि वे स्वाद में मीठे नहीं होते, लेकिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर स्टार्च है, सेल्यूलोज है। अब सेल्यूलोज यानी कि जो पौधों की जो छाल होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। वो एक्चुअल में क्या है? आप लोग गेहूँ खाते हो, नहीं चावल खाते हो, चावल को आपने भिगो के या फिर उसको उबाल करके खाया, उसके अंदर किसी भी प्रकार का शुगर का अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो आपको वो फीका लगेगा। लेकिन वो फीका तो लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट वो मीठा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट फीके भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीठे भी होते हैं। ठीक है? और जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, वो एक अलग चीज़ है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शर्करा और अशर्करा आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। एक चीज़ आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, नहीं तो मैं बताता हूँ। किसी भी चीज़ को हम जो एक होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक मोनो क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं उनको। कोई भी वस्तु अगर 2 से मिलके बनी हुई होती है, उसको हम लोग कहते हैं डाई। क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। कोई वस्तु 3 से मिली बनी हुई होती है, तो उसको कहते हैं ट्राई। 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, उसको क्या कहते हैं? ट्राई। 4 से मिलती है तो टेट्रा, 5 से मिलकर बनी होती है तो उसको बोलते हैं पेंटा, 6 से मिलके हेक्सा, इस प्रकार से पढ़ते हैं ना? तो ये चीज़ें अभी आप पे ध्यान देना। चलिए, एकलक इकाई अथवा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पूछा है इन्होंने। तो सबसे पहला होता है इसके अंदर मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होती है? मोनोसैकेराइड। फिर आती है 2 नंबर पे डाइसैकेराइड। क्या नाम आएगा? डाइसैकेराइड। नंबर 3 बात करते हैं तो इसके अंदर आती हैं आपके ट्राइसैकेराइड। और चौथे नंबर पे बात करेंगे तो वो होती है पॉलीसैकेराइड। क्या होती है? पॉलीसैकेराइड। जो एक एक ही एकलक इकाई से मिलकर बनी हुई होती है, उसको कहते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड। जो 2 एकलक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको कहते हैं डाइसैकेराइड। जो 3 एकलक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको कहते हैं हम लोग ट्राइसैकेराइड। और बहुत सारी एकलक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉली। पॉइंट क्लियर हुआ?
अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन-कौन से आ जाएँगे, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन बातों को हमें सीखना ज़रूरी ज़्यादा बन जाता है। चलिए, सामने ध्यान देना, मोनोसैकेराइड के अंदर कौन आता है? हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया उसका अंतिम उत्पाद हमारी बॉडी के अंदर क्या बना? ग्लूकोज़ बना। पॉइंट क्लियर? क्या बना? ग्लूकोज़ बना। तो एक एकलक इकाई क्या है? ग्लूकोज़ भी है। वो एक ही प्रकार की है। अंतिम उत्पाद उसका क्या है? ग्लूकोज़ ही है। तो पहली बात तो यहाँ पे कौन मोनोसैकेराइड के अंदर कौन आ जाएगी? ग्लूकोज़। क्या आ जाएगी? ग्लूकोज़। पॉइंट क्लियर? फिर आ जाती है फ्रुक्टोज़। क्या नाम आ जाता है? फ्रुक्टोज़। एक और नाम आता है गैलेक्टोज़। क्या नाम है? गैलेक्टोज़। मोनोसैकेराइड के अंदर कौन है? ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ एंड गैलेक्टोज़। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या नाम दबा देना। मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ और गैलेक्टोज़। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे डिटेल में बातें। डाइसैकेराइड के अंदर कौन-कौन आ जाता है? डाइसैकेराइड के अंदर कौन आएगा? तो ध्यान देना, यहाँ पे आ जाती है आपकी सुक्रोज़। क्या नाम आ जाता है? सुक्रोज़, लैक्टोज़ और माल्टोज़। कौन से? डाइसैकेराइड से कौन बने हुए होते हैं? 2 एक-अलग इकाइयाँ मिलकर बनाएगी डाइसैकेराइड, जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है सुक्रोज़, माल्टोज़, लैक्टोज़। पॉइंट क्लियर? ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड के अंदर कौन होता है? तो ट्राइसैकेराइड के अंदर आता है रैफिनोज़। एक एग्जाम्पल आता है रैफिनोज़। लेकिन पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन-सी चीज़ें आ जाती हैं? लगभग जो भी चीज़ें बच जाती है वो सब की सब किसके अंदर है? पॉलीसैकेराइड। जैसे कि स्टार्च हो गई आपकी, सेल्युलोज़ हो गया, सेल्युलोज़, गैलेक्टोज़, सॉरी ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हो गया, अगार-अगार हो गया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनुलिन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है? पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च, सेल्युलोज़, ग्लाइकोजन, अगार-अगार और इनुलिन ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। और ट्राइसैकेराइड कौन से हैं? रैफिनोज, डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और मोनोसैकेराइड में की बात करूं तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। क्या इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या नाम जवाब दो। ठीक है, मोनो का मतलब एक, तो इसकी जो परिभाषा रहेगी अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण केवल एक ही शर्करा के अणु से होता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण केवल एक ही शर्करा के अणु से उसका निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड कहते हैं। डाई का मतलब उसके बीच में 2 जोड़ दो, ट्राई का मतलब 3 जोड़ दो, पॉली का मतलब एक से बहुत सारी अ, शर्करा के अणु मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मोनोसैकेराइड के अंदर क्या बातें हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण केवल एक ही शर्करा के अणु से होता है उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर आ जाते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या चीज है? ग्लूकोज क्या चीज है बताइए? जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? श्वसन क्रिया, उसके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन, इनकी ग्लूकोज वहां पे टूटती है और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसलिए इनको श्वसनीय ग्लूकोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनीय शर्करा भी इनको कहते हैं। अब पॉइंट के ध्यान देना, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। इन तीनों का भी सूत्र यही होता है C6H12O6। गैलेक्टोज का भी C6H12O6। ठीक है, एक अणु है किसका? शर्करा का। यानी कि शर्करा का कितने गुणा? एक ही अणु है इसके अंदर। ठीक है, ग्लूकोज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसनीय शर्करा।
ग्लूकोज को शोषणीय शर्करा भी कहते हैं क्योंकि जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो इसका क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, इसलिए इसको शोषणीय शर्करा भी कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन होती है, ग्लूकोज होती है। कौन होती है, सबसे अधिक अगर हमारे मानव शरीर की बात करें तो सर्वाधिक जो ग्लूकोज होती है तो वो कौन होती है, शर्करा की बात करें तो वो होती है ग्लूकोज। फ्रुक्टोज की बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में। पेज खाली है, चलिए। फ्रुक्टोज, अब ये फ्रुक्टोज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। फ्रुक्टोज के बारे में, इनके बारे में लिखिए। सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा है कौन, फ्रुक्टोज। ये किसके अंदर होती है, ये फलों तथा शहद में ये फलों तथा शहद में उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इसे ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इन्हें ग्रेप्स शुगर, शुगर या फिर फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, शुगर भी। सर्वाधिक मीठी शर्करा तो फ्रुक्टोज, फलों तथा शहद के अंदर कौन सी होती है तो फ्रुक्टोज, इन्हें ग्रेप शुगर या फिर फ्रूट शुगर भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और हमारे बॉडी के अंदर शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु का जो मुख्य पोषक पदार्थ अगर कोई होता है तो कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को फ्रुक्टोज के बारे में ध्यान रखने हैं। पॉइंट क्लियर, चलते हैं आगे। फिर आता है डाइसैकेराइड, जिसको हम लोग दूसरी वर्ड के अंदर ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। डाइसैकेराइड या फिर इसको ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण दो मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलकर के करती है उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। दो शर्करा के अणु जिसको मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं उसको कहते हैं डाइसैकेराइड। डाई का मतलब दो, दो शर्करा के अणु मिलेंगे, कितने, दो शर्करा के अणु। दो शर्करा के अणु का मतलब दो मोनोसैकेराइड इकाइयां। सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो मोनोसैकेराइड इकाई, वही तो दो मिलकर के बनेगी क्या, डाइसैकेराइड बनेगी। पॉइंट क्लियर। डाइसैकेराइड जल में क्या होते हैं, घुलनशील। ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड भी क्या होते हैं, जल के अंदर घुलनशील होते हैं। पॉइंट क्लियर। पीछे आइए एक बार थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। अब ध्यान देना, जैसे जैसे आप लोग उधर वाली साइड के अंदर जाते हैं, मोनो डाई ट्राई और पॉली की तरफ, वैसे वैसे पानी के अंदर इनकी जो घुलनशीलता है वो कम होती जाती है। ये सोल्यूबल धीमे धीमे कम होते हैं, पॉली के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वापस से, हम आते हैं डाइसैकेराइड पर। डाइसैकेराइड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज किन दो एकलक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ये बना होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस
फ्रुक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से कौन मिलकर बना हुआ होता है? तो सुक्रोज मिलकर के बना हुआ होता है। पॉइंट क्लियर कि नहीं? दो, एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रुक्टोज का अणु मिलकर के क्या बनाएगा? सुक्रोज बनाएगा। क्या बनाता है साथियों? सुक्रोज। और सुक्रोज होता किसके के अंदर है बताइए? ये जो शुगर सुक्रोज किसके अंदर होता है? ये होता है स्टार्च के अंदर। सॉरी, स्टार्च नहीं। सुक्रोज किसके अंदर होता है? ये सुक्रोज होता है आपके आलू के अंदर। आलू हो गया, चुकंदर हो गया, इनके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सुक्रोज। क्या होता है साथियों? सुक्रोज होता है। फिर आ जाता है नंबर 2 पर, बात करते हैं आगे। नंबर 2 पे आएगी आपकी माल्टोज। क्या है? माल्टोज। माल्टोज का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है, बताओ। पता है क्या आप लोगों को? माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? दो ग्लूकोज के अणु साथियों मिलकर के माल्टोज का निर्माण करते हैं। माल्टोज का निर्माण करते हैं दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के। इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। इनको माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज का निर्माण कैसे हुआ? दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? तो माल्टोज का निर्माण करते हैं। ये शर्करा गन्ने के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर होती है? ये शर्करा, ये जो शुगर है गन्ने के अंदर होती है। गन्ने, गन्ने के अंदर पाई जाने वाली तो माल्ट शुगर, माल्ट शुगर के अंदर कौन होती है? माल्टोज। और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो ये बन के मिलकर बनी होती है, दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के बनाते हैं माल्टोज को। ठीक है। नंबर 3 आ जाता है इसके अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज। अब ये लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताओ। तो साथियों जो लैक्टोज होती है वो बनती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से कौन मिलकर बनी हुई होती है? तो ये लैक्टोज बनकर बनी होती है। ठीक है। और सर्वाधिक जो लैक्टोज हो किसके अंदर होता है? मिल्क के अंदर। हम लोग पढ़ते हैं दूध के अंदर सर्वाधिक क्या होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। तो इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपको लैक्टोज को कहते हैं। स्रोत क्या है इसका? दूध है, दही है। इसके अंदर क्या मिलती है हमको? लैक्टोज शर्करा मिलती है। लैक्टोज किससे मिलकर बनी हुई होती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अभी तक इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें। ठीक है। हमें अब तक क्या पढ़ चुके हैं? मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है। फिर हमने पढ़ा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंदर कौन आ जाता है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आ जाता है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। और माल्टोज का जो निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से होता है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। और शोषणीय शर्करा यानी कि किसके कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए? ट्राइसेकेराइड के अंदर कौन आ जाता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण 3 प्रकार के शर्करा अणु मिलकर करते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल के रूप में आ जाता है रेफिनोज। रेफिनोज किसके मिलकर बना हुआ होता है? तो ये बनके बला जो मिलकर बना होता है ग्लूकोज
प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर कौन बना होता है? ये रफिनोज मिलकर के बना हुआ होता है। कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं हुए? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना? डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड आप लोगों को समझ में आए या फिर नहीं आए? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पॉलीसैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलकर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, वो क्या कहलाती है? पॉलीसैकेराइड कहलाती है। ये कैसे होते हैं साथियों? स्वाद में कैसे होते हैं? फीके होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, अशर्करा की श्रेणी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? अशर्करा की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पहले कहा था कि कार्बोहाइड्रेट मीठे भी होते हैं और फीके भी होते हैं। ठीक है? ऐसे पदार्थ जो मीठे होते हैं और रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो होते हैं शर्करा, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में फीके होते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको कहते हैं अशर्करा, नॉन शुगर कहते हैं जिसको। और नॉन शुगर के जितने भी एग्जाम्पल है वो है पॉलीसैकेराइड के। कौन है? पॉलीसैकेराइड के। और जैसे-जैसे हम लोग मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड की तरफ बढ़ते हैं, उसकी जल के अंदर जो विलेयता है, जल के अंदर जो सोल्यूबल है, वो क्या होती है? घटती जाती है। और पॉलीसैकेराइड क्या है? जल के अंदर अघुलनशील है। इस पॉइंट को याद रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ पॉइंट है। ठीक है? पॉलीसैकेराइड जल के अंदर अघुलनशील है। जैसे कि आप लोग जैसे चावल है, जल के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? घुल जाते हैं क्या? पौधे की जो छाल होती है, प्लांट को अगर पानी के अंदर डालते हैं वो गल जाती है क्या? नहीं गलती। क्यों नहीं गलती? क्योंकि अघुलनशील है। क्या है उसके अंदर? सेल्यूलोज है, किसी के अंदर स्टार्च है, वो क्या है? सब पॉलीसैकेराइड है। इसके एग्जांपल स्टार्च सबसे पहला है। स्टार्च, स्टार्च पादपों का संगठित भोजन होता है। रिजर्व्ड फूड ऑफ प्लांट की बात करें तो कौन होती है? स्टार्च होती है। कौन होती है? स्टार्च होती है। स्टार्च का संचय मंड के रूप में होता है। ये मंड क्या होता है? आप लोगों ने जब चावल को पानी के अंदर हम लोग घोलते हैं तो वो व्हाइट व्हाइट सा पूरा पानी को बना देता है। अगर हम लोग पानी के अंदर आलू को काट के डालते हैं तो आलू का जो पानी है और वो पानी है वो क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। उसको हम लोग मड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मड कहते हैं। उसके अंदर क्या होती है? स्टार्च होती है। जो आलू है, चावल है, इसके अंदर क्या होती है? स्टार्च होती है। स्टार्च में ग्लूकोज के अनेक एकल इकाइयां आपस में जुड़कर वृहद श्रृंखला का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं स्टार्च के बारे में? स्टार्च के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज के अणु मिलकर के बनाते हैं स्टार्च को। और स्टार्च क्या होता है? पादपों का क्या है? संग्रहित भोजन है। क्या है? पादपों का संग्रहित भोजन है, यानी कि रिजर्व्ड फूड ऑफ प्लांट। चलिए अगला पॉइंट क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। हमारी बॉडी के अंदर या फिर जानवरों की बॉडी के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या होती है? ग्लाइकोजन होती है। क्या होती है साथियों? ग्लाइकोजन। और ये रिजर्व फूड किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का जो रिजर्व फूड है वो होती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का संचय यकृत में होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो रिजर्व्ड कहाँ पे रहती है? यकृत के अंदर। यकृत के अंदर क्या रहती है? संग्रहित रहती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जो संचय है कहाँ पे रहता है ग्लाइकोजन का? तो हमारे यकृत लीवर के अंदर आ जाता है। ठीक है? ग्लाइकोजन में ग्लूकोज की बहुत सारी एकल इकाइयां जोड़कर वृहद श्रृंखला का क्या करती है? वृहद श्रृंखला का क्या करती है साथियों? निर्माण करती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे पूछिए कि रिजर्व फूड ऑफ प्लांट तो कौन है? स्टार्च है। रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग तो वो है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन का जो संचय कहाँ पे होता है हमारी बॉडी के अंदर? तो लीवर के अंदर होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? चलिए अगला क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पादप तथा शैवालों की कोशिका भेदी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब मैंने कहा था रिजर्व फूड ऑफ प्लांट तो स्टार्च आएगा, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल किसके बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर थे एक तो था शैवाल, दूसरे नंबर थे प्लांट इनके पौधे,
तीसरे नंबर उसके अंदर ऑप्शन था उपयुक्त दोनों या कि या इसमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसके अंदर कौन से हो जाएँगे? उपयुक्त दोनों वाले, यानी कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो भी और जो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो दोनों की सेल्यूलोज़ की बनी हुई होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसकी? शैवाल की, एल्गी की और प्लांट की। जिस समय हम लोग सेल वॉल पढ़ाएँगे यानी कि सेल बायोलॉजी की वहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें समझाएँगे इसके बारे में। लेकिन अभी तक आपको इतना ध्यान रखना है कि सेल वॉल केवल प्लांट में ही नहीं पाई जाती है। ये सेल वॉल शैवाल के अंदर भी पाई जाती है और वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज़ की बनी हुई होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? सेल्यूलोज़ जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है? पेपर सेल्यूलोज़ का बना हुआ होता है। कॉटन जो हम कपड़े पहनते हैं इसके अंदर 95% क्या है साथियों? सेल्यूलोज़ है। क्या है? 95% क्या है? सेल्यूलोज़ है इसके अंदर। सेल्यूलोज़ में ग्लूकोज़ की एकल इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। किसकी? ये ग्लूकोज़ के बने हुए होते हैं हमारे जो सेल्यूलोज़ होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? सेल्यूलोज़ के बारे में पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब देना। सेल्यूलोज़ का मतलब क्या है? कोशिका जो प्लांट की सेल वॉल होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं? सेल्यूलोज़ की। ठीक है? और शैवाल है, एल्गी है, इनकी जो सेल वॉल होती है, वो भी किसकी बनी हुई होती हैं? सेल्यूलोज़ की बनी हुई होती हैं। ठीक है? ये पॉइंट दोनों ध्यान रखना। और सेल्यूलोज़ जैव मंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कोई चीज़ पाई जाती है, वो पाई जाती है सेल्यूलोज़। पॉइंट क्लियर? इतने पॉइंट्स इसके बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, फिर आ जाती है काइटिन। ऑर्थोपोडा वाले जितने भी जीव हैं, जो कीड़े हैं, मकोड़े, उसकी जो बाहर की जो परत होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की हुई होती है। ठीक है? ऑर्थोपोडा की जीवों की जो बाह्य कंकाल है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। हमारे बाल और नाखून किसके हैं? केराटिन। इसके अंदर कौन-सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। तो काइटिन क्या है? ये ऑर्थोपोडा की जीवों का जो बाहरी का जो कंकाल होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। एक्चुअल में काइटिन है क्या? पॉलीसैकेराइड है, वो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। पॉइंट क्लियर? फिर आ जाती है इनुलिन। ये इंसुलिन नहीं है, इनुलिन है। सामने ध्यान से देखिएगा, इनुलिन। इनुलिन किनकी बहुलक होती है? ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। इनुलिन फ्रुक्टोज़ का समबहुलक है। बाकी हम लोगों ने जितने भी अभी तक पढ़ा, उसके अंदर वो सब किसके बहुलक थे? ग्लूकोज़ के थे। लेकिन ये इनुलिन है, जो किसकी बहुलक होती है? फ्रुक्टोज़ की होती है। इनुलिन को डहेलिया पादप की जड़ों से साथियों क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ठीक है? इनुलिन का उपयोग क्या होता है? मेन चीज़ तो ये है। हमारी जो किडनी है साथियों, जो क्या करती है? ब्लड को छानने का काम करती है, ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है। ब्लड से यूरिया को अलग करने का काम किसका है? तो वो है किनका काम है? तो हमारी किडनी का है, यानी कि वृक्क का है। ठीक है? किडनी में पथरी की जाँच इनुलिन के द्वारा की जाती है। किडनी में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। हमारी किडनी के अंदर जो पथरी बनती है, पथरी बहुत प्रकार की होती है जिसके अंदर अपने जो किडनी की जो पथरी है, वो किसकी बनी हुई होती है? किडनी के अंदर जो पथरी बनती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। किडनी में पथरी की पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इस बात को समझना। उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सिन। अगर आप किडनी से पथरी को बाहर निकालते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट को अगर बाहर निकालते हैं किडनी को से, उसको कहते हैं क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सिन। क्या कहते हैं उनको? लिथोट्रिप्सिन कहते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा। लिथोट्रिप्सिन किसे कहते हैं? पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सिन कहलाती है। चलिए, अगार-अगार सबसे अगार-अगार आप लोगों ने देखा है क्या? आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो अपने घर के अंदर क्या बनाते हैं? आइसक्रीम बनाते हैं। अपने फ्रिज के अंदर आइसक्रीम बनाते हैं। तो एक पाउडर लेके आते हैं हम लोग। एक्चुअल में वो पाउडर ही क्या है? एक प्रकार का अगार-अगार है। और आपसे जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगार-अगार कहाँ से मिलता है हमको? तो ये लाल शैवाल जिलेडियम से प्राप्त होता है। कहाँ पे? कहाँ से प्राप्त होता है ये? लाल शैवाल जिलेडियम से साथियों क्या होता है? प्राप्त होता है। और इसका जो अगार-अगार का काम क्या है? जो आपकी जो आइसक्रीम है जमने का काम है, जो जेली बनती है इसके अंदर, क्या बनती है? जेली बनती है, वो जेली किस वजह से बनती है? जो आइसक्रीम आप लोग गाढ़ी बनती है, तो इस अगार-अगार की वजह से बनती है। ठीक है? ध्यान रखिए, अगार-अगार का उपयोग आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने में किया जाता है। किसको? आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के लिए संवर्धित माध्यम ठोस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट क्लियर?
अगर अगर कहाँ से प्राप्त होती है तो लाल शैवाल जिलेडियम से प्राप्त होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। बस आप इतनी ही बात याद रखना, अगर अगर कहाँ से प्राप्त होती है, लाल शैवाल जिलेडियम से प्राप्त होती है और इसका उपयोग आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने में किया जाता है। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सल्फर की मात्रा नमक तत्व पाया जाता है, इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट के काम क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करते हैं और वो भी कैसी ऊर्जा? तुरंत ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। यह प्रोटीन के निर्माण में भी क्या है? सहायक है। वसा को पचाने में भी किसका सहायता होती है? प्रोटीन की। डीएनए, आरएनए का घटक भी क्या होती है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होती है। अब समझना, हमने पढ़ी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं हल्का सा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? त्वरित ऊर्जा देने का काम है कार्बोहाइड्रेट का। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाते हैं तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा मिलती है हमको? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पॉइंट क्लियर? फिर कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार की वर्गीकरण है? मोनोसैकेराइड प्रकार की, जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को श्वसनीय शर्करा कहते हैं, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं, माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्ट शुगर, माल्ट शुगर कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। फिर पढ़ा हमने डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंदर सुक्रोज, ग्लूकोज और लैक्टोज होता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और माल्टोज माल्टोज किसके मिलकर बना हुआ होता है? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ट्राइसैकेराइड। क्या पढ़ा? ट्राइसैकेराइड, जिसके अंदर रेफिनोज, रेफिनोज किसके मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज से। पॉइंट क्लियर ये भी। फिर हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर हमने सबसे पहले किसका एग्जांपल लिया? स्टार्च का। रिजर्व फूड ऑफ प्लांट तो कौन है? स्टार्च है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो एग्जांपल था हमारे सामने सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या है? सेल वॉल किसकी? प्लांट की सेल वॉल और काइटिन एल्गी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था काइटिन। काइटिन क्या है? ऑर्थोपोडा के जीवों का जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना हुआ है? तो काइटिन वो एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। इनुलिन, इसको क्या कहते हैं? इनुलिन फ्रुक्टोज का बहुलक है। किसका? इनुलिन फ्रुक्टोज का समबहुलक होती है। बाकी जितने भी पढ़े हम लोगों ने वो किसके? ग्लूकोज के बहुलक थे। इतने पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखना है। कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारे किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। और इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिथोट्रिप्सिन, ठीक है। इतनी बातें हम लोग अभी तक कार्बोहाइड्रेट के अंदर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में बढ़ते हैं हम लोग? प्रोटीन के बारे में। क्या है प्रोटीन? प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग का, यानी कि शरीर निर्माण का काम कौन करता है? हमारी शरीर का निर्माण ये प्रोटीन करती है। चलिए, प्रोटीन मानव शरीर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। यह अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इनके बहुलक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी प्रोटीन होता है सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की क्या है? अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो अमीनो अम्ल होती है, ये ध्यान रखना। और प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? बहुत सारी अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। पॉइंट क्लियर? जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है और प्रोटीन का सबसे छोटा जो रूप है ना साथियों, वो होता है अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। चलिए, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तीनों तत्व ये पाए जाते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए फास्फोरस, सल्फर तथा आयोडीन की भी क्या होती है साथियों? आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता वयस्क की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। जो छोटा बच्चा होता है इनकी उसको शरीर को निर्माण करने की सर्वाधिक ज्यादा जरूरत है। उसकी ज्यादा जरूरत है तो उसको प्रोटीन की भी क्या रहती है? बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, ठीक है। जैसे जिसकी उम्र 25 या 30 वर्ष की हो चुकी है, अब उसकी शरीर तो वृद्धि या फिर विकास नहीं करेगा। लेकिन बच्चों के अंदर क्या होता है? वो शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है। इसके लिए क्या है? प्रोटीन की बच्चों के अंदर ज्यादा जरूरत होती है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम क्या खानी चाहिए? प्रोटीन खानी चाहिए। कितनी? 50 से 60 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए। और अगर 1 ग्राम अगर प्रोटीन आप लोग खाते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। कितनी? 4.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। और जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं 1 ग्राम तो 4.1 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और जो कल
प्रोटीन होती है दालों में लेंगुहिमेसी कुल के पादों में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो भी दालें होती है उसके अंदर क्या होती है साथियों, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है उसके अंदर, प्रोटीन की। और सोयाबीन की जो दाल है उसके अंदर प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है। अगर हम लोग 100 ग्राम, अगर मैं बात करूं कितनी 100 ग्राम अगर प्रोटीन अगर हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर सोयाबीन अगर 100 ग्राम खाते तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है 36% के आसपास होती है, 35 से 36% क्या होती है उसके अंदर प्रोटीन होती है सोयाबीन के अंदर। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत क्या है भाई, दाल है, अंडे की सफेदी है, दूध है और मांस है। अब ध्यान देना, अंडे के अंदर दो भाग है। अगर जब भी अंडा को जब उबालते हैं हम लोग तो उसके अंदर दो भाग, एक पीला वाला भाग बनता है, एक होता है व्हाइट वाला भाग। ठीक है, अगर किसी को फैट बढ़ाना है तो किसको खाना चाहिए, उस पीले वाले भाग को खाना चाहिए। अगर उस किसी को मोटा होना तो पीला वाला भाग, अगर खाली प्रोटीन उसको चाहिए तो वो क्या व्हाइट वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं प्रोटीन। क्या होता है उसके अंदर प्रोटीन होती है अंडे के अंदर। अगर दोनों को अगर बैलेंस रूप में अगर बढ़ना है तो वो दोनों चीजें खा सकता है। ठीक है, दूध है, मांस है, ये इस प्रोटीन के स्रोत हो चुके हैं। अमीनो अम्ल में 2 प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2, एक होता है आवश्यक, एक होता है अनावश्यक। सबसे पहले ये है कि अमीनो अम्ल की जो संरचना कैसी होती है उसको समझते हैं। अमीनो अम्ल, सामने ध्यान देना। अमीनो अम्ल होते हैं उभयधर्मी। कैसे होते हैं? उभयधर्मी क्या होते हैं? उभयधर्मी का मतलब हुआ ऐसे धनायन या फिर ऐसे आवेश जो इलेक्ट्रॉन त्यागते भी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं। ध्यान देना सामने। एक होता है इसके साथ में कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ पर जुड़ी हुई होती है एमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। जो ये एमीन होती है यहाँ पे ये इसको क्या जरूरत है? यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगी? ग्रहण करने का काम करेगी। यह क्या करती है? हाइड्रोजन को ग्रहण करेगी और यहाँ से साथियों क्या है? हाइड्रोजन का क्या करेगा? ये कार्बोक्सिलिक समूह क्या करेगा? हाइड्रोजन का क्या करेगा? त्याग। हाइड्रोजन का क्या करेगा? यहाँ से त्याग करेगा। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। हाइड्रोजन का क्या करेगा? त्याग करेगा। जब ये हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा? सी सी ओ ओ माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगा? सी ओ माइनस और यहाँ बन जाएगी आपकी NH3 एमीन क्या बन जाएगी और आर और यहाँ पर बन जाएगा H। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एमीन की संरचना है, समझ लीजिए किसकी, हमारे अमीनो अम्ल की क्या संरचना है। ये इस प्रकार की अमीनो अम्ल की संरचना होती है। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमीनो अम्ल अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के प्रदर्शित करता है। अतः अमीनो एसिड क्या है? उभयधर्मी। ये अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। हमारे बैलेंस के रूप में क्या है? ये कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब पीछे आ जाइए वापस। जो इनके मध्य ये साथियों जो बंध होता है, इस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं साथियों? जुड़े हुए होते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों के द्वारा आपस में क्या है? जुड़े हुए होते हैं। हमारे शरीर के अंदर टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड। एक तो होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, एक होता है अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड का मतलब ये आवश्यक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी उसको नहीं बनाती। इनको हमें डाइट के रूप में, भोजन के रूप में लेना पड़ता है। आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब है कि हमें इसको डाइट के रूप में लेना पड़ता है। अगर हमारे पास प्रोटीन अगर हम लोग नहीं लेंगे तो इसकी कमी क्या होती है? प्रोटीन की कमी। अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है तो मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल की क्या है साथियों? कमी है। अनावश्यक अमीनो एसिड क्या होता है? ये हमारी शरीर इसका क्या कर लेता है? निर्माण स्वतः ही कर लेता है। ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर निर्मित नहीं करता है, आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इनकी कमी ही हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? प्रोटीन की कमी होती है। जैसे गाजर के अंदर होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन होता है। एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन। कैरोटीन जो प्रोटीन होती है किसके अंदर होती है? ये गाजर के अंदर। हम लोग गाजर खाते हैं तो कैरोटीन प्रोटीन हमको मिल जाती है। एल्ब्यूमिन जब अंडा खाते हैं
तो अंडे के अंदर क्या होती है? एल्ब्यूमिन होती है एग के अंदर। ये हमारी क्या है? आवश्यक है। इनको हमको डाइट के रूप में क्या है साथियों लेना पड़ता है। केसिन हो गया, जिलेटिन हो गया, ल्यूकोपिन हो गया, ये सारे क्या है डाइट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है? अनावश्यक के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? अनावश्यक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिसका निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है। किसका? उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं रहती, उसको कहते हैं अनावश्यक। जो हमारी थ्रोम्बिन है, ब्लड के अंदर होती है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन है, ये सारी क्या है? अपने बॉडी के अंदर अपना हाथ स्वतः ही बन जाती हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, यदि शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो निम्नलिखित बीमारी हो जाती है। कौन-कौन सी बीमारी हो जाती है? मरासमस। ये जो मरामस की जो साथियों बीमारी होती है, वो किसके अंदर हो जाती है? 1 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, उसके अंदर हो जाती है मरामस की बीमारी। अब ये बताइए, अब 1 वर्ष का अगर बच्चा है, तो बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी है कि माँ के दूध के अंदर प्रोटीन की कमी है? ऑब्वियसली कि माँ के दूध के अंदर अगर प्रोटीन की कमी होगी, तो कौन-सी बीमारी हो जाएगी? उस बच्चे को मरासमस की बीमारी हो जाती है। पॉइंट क्लियर? मरासमस की केवल उन बच्चों में होता है, जिनकी आयु 1 वर्ष से क्या होती है साथियों कम होती है। वास्तव में मरामस की बीमारी माता के दूध में प्रोटीन की कमी से होती है। पॉइंट क्लियर? चलिए, बड़ों के अंदर क्या हो जाती है? क्वाशियोकर। क्या है? क्वाशियोकर बीमारी। 1 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, उनको क्या हो जाती है? क्वाशियोकर बीमारी इस प्रोटीन की कमी की वजह से। और इनको क्या करते हैं हम भई दूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। मरामस की बीमारी दूर नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि माँ के प्रोटीन के दूध के अंदर ही प्रोटीन की कमी है। माँ को अच्छी-अच्छी डाइट खानी चाहिए थी, ठीक है? लेकिन जो क्वाशियोकर बीमारी होती है, वो अतिरिक्त प्रोटीन पाउडर देकर के, मछली वगैरह खिला कर के इसको क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन क्या वर्गीकरण। प्रोटीन किन-किन प्रकार के रूप में हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उसको समझते हैं। हमारे बॉडी के अंदर होती है एक परिवहनीय प्रोटीन। क्या होती है? परिवहनीय प्रोटीन। परिवहनीय प्रोटीन के अंदर सबसे पहली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है? हमारी ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर किसके साथ में? आरबीसी के साथ में जुड़ी हुई होती है हीमोग्लोबिन। किसके साथ में होती है? आरबीसी के साथ में जुड़ी हुई होती है हमारी हीमोग्लोबिन। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सामने ध्यान देना, हीमोग्लोबिन की जो हीम नामक जो वर्णक होता है, वो होता है 5% और ग्लोबिन होती है 95%। हिम के अंदर क्या होती है? फेरस धातु होती है, आयरन कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। ये क्या है साथियों? ये परिवहन प्रोटीन के साथ एक संयुक्त प्रोटीन है, ठीक है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का क्या करना है? परिवहन। और CO2 का के भी क्या करना है साथियों? परिवहन का काम। हमारे जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो किसके द्वारा किया जाता है? इस हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इस हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर आ जाता है साइटोक्रोम। कौन? साइटोक्रोम। ये पादपों के अंदर मिलने वाली परिवहन प्रोटीन है। साइटोक्रोम कहाँ पे मिलती है? तो साइको जो क्रोम है, साइटोक्रोम है, ये कहाँ पे मिलती है? प्लांट के अंदर मिलती है। यानी कि पौधों के अंदर मिलने वाली जो परिवहन प्रोटीन है, वो है साइटोक्रोम। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है साथियों? प्रवाह करती है। फिर आ जाता है 3rd नंबर पर एंजाइम प्रोटीन। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, वो क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार की क्या है साथियों? प्रोटीन है। शरीर में कुछ प्रोटीन जैव रासायनिक क्रियाओं में संपन्न कराने के में सहायक होती है, जिसे एंजाइम कहते हैं। लैक्टेज जो किसके अंदर होती है? दूध में लैक्टोज शर्करा का पाचन करती है, जो लैक्टेज होती है। एंजाइम की बात करें तो एक बार सुनना, समझना मेरी बात को। जो लैक्टेज एंजाइम होती है, वो क्या करती है? दूध में लैक्टोज शर्करा का क्या करती है? पाचन करती है। एक होती है माल्टेज। माल्टेज क्या करती है? माल्टो शर्करा को पचाने का काम कौन करती है? माल्टेज करती है। एक होती है सुक्रेज। सुक्रेज का काम क्या है? सुक्रोज को पचाने का काम कौन सा करता है? सुक्रेज। एंजाइम का नाम क्या आ जाता है? एक का नाम है सुक्रेज, सुक्रेज, माल्टेज। ये क्या है? एक प्रकार की एंजाइम है। सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को पचाएगा। माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को पचाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लैक्टेज क्या करती है? दूध के अंदर जो लैक्टोज शर्करा होती है, उसको पचाने का काम करती है। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। रक्षात्मक प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन शरीर में सूक्ष्म जीवों से लड़कर प्रतिरक्षा का क्या करती है? हमारा निर्माण करती है।
हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम कौन सी करती है? ये सुरक्षात्मक प्रोटीन जिसके अंदर आती है एंटीबॉडी। ये सूक्ष्म जीवों से लड़ने का कार्य करती है। ये रुधिर में प्लाज्मा के अंदर क्या है पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं जिसको। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है? हमारी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। कौन? प्लाज्मा के अंदर साथ में जुड़ी हुई। ठीक है? फिर आ जाती है फाइब्रिन। हमारी जब भी चोट लगती है, ब्लड आ जाता है बाहर, उसको थक्का जमने के अंदर कौन-सा सहायक होता है? तो वो होती है आपकी फाइब्रिन होती है। कौन होती है? फाइब्रिन। जो रुधिर का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। और कैसी प्रोटीन है? ये रक्षात्मक प्रोटीन है कि आपका ब्लड ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए ये क्या करती है? थक्का बना देती है वहाँ पे। ठीक है? फिर हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन के अंदर शरीर में कुछ हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं तथा ये हार्मोन शरीर को जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करते हैं, जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन का काम क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को क्या करना? शुगर के जो स्तर होता है उसको क्या करना? मेंटेन करने का काम है। किसका? इंसुलिन का। ये भी क्या है? ये प्रकार की क्या है साथियों? रक्षात्मक प्रोटीन है। और सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से कौन सी प्रोटीन बनी? तो ये इंसुलिन बनी थी। सबसे पहले कौन सी प्रोटीन प्रयोगशाला के अंदर बनी? तो इंसुलिन बनी। ये भी पॉइंट याद रखिए, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? और इसकी जो इंसुलिन की जो संरचना किसने बनाई? फ्रेडरिक सेगर ने बनाई थी। और इंसुलिन के टीके का आविष्कार किसने किया? तो बेटिंग तथा साल्क ने किया था। दोनों 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखो। पहली कृत्रिम जो प्रोटीन है वो कौन सी है? तो इंसुलिन है। इंसुलिन की संरचना किसने बनाई? तो फ्रेडरिक सेगर ने बनाई। टीके का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन के। तो बेटिंग तथा साल्क ने किया था। बेटिंग तथा साल्क ने किया था इंसुलिन के टीके का आविष्कार। पॉइंट क्लियर? इंसुलिन की कमी से जबकि मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है? चलिए, संरचनात्मक प्रोटीन यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, यानी कि शरीर निर्माण के अंदर जो प्रोटीन सहायक होती है उसको क्या कहते हैं? उनके क्या-क्या नाम है? केराटिन। केराटिन किसके अंदर होती है? हमारे मानव के नाखून हो गए, बाल हो गए, इसके अंदर पक्षियों के जो पंख बने हुए होते हैं, कौन सी प्रोटीन के बने हुए होते हैं? केराटिन। जब भी आप लोग इसको जलाओगे तो बदबू आएगी। क्या आएगी? बदबू। बाल को जलाते हैं तो क्या आती है? बदबू। ये केराटिन क्या करती है? बदबू। अगर आप नाखून को जलाओगे तो भी बदबू आती है। पक्षियों के जो पंख है वो भी जलते हैं तो क्या करते हैं? ये बदबूदाहट के साथ में क्या जलती है? इसको कहते हैं केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? केराटिन। जंतुओं के खुर में पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रोटीन में सल्फर बंध पाया जाता है। सल्फर की संख्या बढ़ने पर बाल क्या हो जाते हैं साथियों? घुंघराले हो जाते हैं। किसी के बाल घुंघराले है इसका मतलब उसके अंदर क्या है? सल्फर ज्यादा है। क्या है ज्यादा? सल्फर ज्यादा है। ठीक है? चलिए, केराटिन प्रोटीन आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए, कोलेजन की प्रोटीन की बात करें। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है हमारी? तो आपकी कोलेजन प्रोटीन है। ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारी हड्डियों के अंदर, हमारे स्नायु के अंदर लिगामेंट यानी कि जहाँ पर 2 हड्डी आपस में जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट। वो भी किसकी बनी हुई होती है? कुछ कोलेजन बनी हुई होती है। टेंडन तथा त्वचा में पाई जाती है। यानी कि हमारे जानवरों के अंदर यानी कि जंतुओं के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन सी प्रोटीन? तो कोलेजन प्रोटीन। जो हमारी बॉडी है, ये स्किन है साथियों, ये जो त्वचा है सबसे बड़ा अंग है, ये किसका बना हुआ होता है? कौन सी प्रोटीन है? तो कोलेजन प्रोटीन है। याद रहेगा? चलिए, फिर आ जाती है इलास्टिक प्रोटीन। इलास्टिक प्रोटीन ये शरीर के लचीले अंगों में पाई जाती है। जैसे हमारा लचीला अंग कौन सा है? ये कान हो गया। ठीक है? लचीला है। हमारे नोज की जो टिप है ये भी लचीली है। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन है? इसके अंदर होती है इलास्टिक प्रोटीन। शरीर त्वचा के अंदर, हड्डियों के अंदर कौन सी? तो कोलेजन प्रोटीन होती है। ठीक है? केराटिन किसके अंदर होती है? बालों के अंदर, नाखूनों के अंदर, पक्षियों के पंखों के अंदर, जानवरों के जो खुर होते हैं उसके अंदर कौन सी होती है? केराटिन। चलिए, प्रोटीन का काम क्या-क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था शरीर निर्माण के अंदर सबसे अधिक इसका योगदान है प्रोटीन का होता है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन के बर्न होने से। ठीक है? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं तथा ये एंजाइम शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है। अब ध्यान देना, जितने भी एंजाइम है वो क्या है? प्रोटीन है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। जितने भी एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर वो सब किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं।
इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं हम लोग वसा के बारे में, ये फैट के बारे में। ये जंतुओं का शरीर का संग्रहित क्या होता है साथियों, भोजन होता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नामक तत्व पाए जाते हैं। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। वसा शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है, और सबसे अधिक अगर कोई ऊर्जा देता है तो कौन देती है, वसा देती है। कौन देती है, वसा देती है। आप लोग भी देखते हैं कि हमें गर्मियों के अंदर क्या है, वसा कम खाते हैं हम लोग, घी वगैरह क्या है कम खाते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर ज्यादा खाते हैं। क्यों? जो हमारी बॉडी को क्या है, बाहर के वातावरण और हमारे जो बॉडी के अंदर जो वातावरण है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इस सर्दी से बचने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ज्यादा क्या खाना पड़ेगा, हमको फैट खाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सर्दियों के अंदर क्या करते हैं, ज्यादा फैट खाते हैं, ज्यादा घी खाते हैं और अच्छी-अच्छी चीजें खाते हैं, है ना? तो 1 ग्राम के अंदर कितनी होती है किलो कैलोरी ऊर्जा, तो 9.1 किलो कैलोरी, ठीक है? यह वसीय अम्ल के बहुलक होते हैं। इनके लाइनोलिक लिनोलिक और लाइनोलिक होते हैं। इनके सबसे छोटे अणु क्या होते हैं, लाइनोलिक होते हैं, लिनोलिक होते हैं। ये वसीय अम्ल है। क्या है, वसीय अम्ल है, ध्यान रखना। इसके जो स्रोत कौन से, दूध है, मछली है, सोयाबीन है, वसा है आदि शरीर में बढ़ जाए। अगर बॉडी के अंदर कहीं वसा बढ़ जाती है यानी फैट बढ़ जाता है, तो कौन सा किस रोग का खतरा हो जाए, हृदय के संबंधित जो रोग है उसके खतरा क्या हो जाता है साथियों, बढ़ जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वसा भी टू टाइप की है। एक तो होती है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड कहते हैं। एक होती है असंतृप्त, अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए, प्रमुख वसीय अम्ल लाइनोलिक, लिनोलिक आदि है। स्रोत कौन से है, दूध है, मछली, सोयाबीन, तेल, तिलहन, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं, देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यानी कि संतृप्त और असंतृप्त जो वसा होती है, संतृप्त वसा वो होती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। क्या होती है, एकल बंध। और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसा वो होती है जिनके कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमारे लिए सही कौन सी है, हमारे लिए जो अनसैचुरेटेड है यानी कि असंतृप्त वर्षा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीजें है नहीं। अब बढ़ते हैं कि बैलेंस फूड क्या होता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसा आहार से है जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो अनुपात है 4:1:1 है, के अनुपात में होता है। सामान्यतः दाल, चावल और घी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, इनकी बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर आप 1000 ग्राम खा रहे हैं, 1 किलो अगर खा रहे हो या फिर 100 ग्राम अगर कोई भी चीज खा रहे हो, उसके अंदर जो 40 ग्राम है वो तो क्या होना चाहिए, उसका 4 अनुपात क्या होना चाहिए, आपका होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 1 अनुपात होना चाहिए प्रोटीन और एक ही अनुपात होना चाहिए आपकी वसा यानी कि फैट होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फिर आ जाता है कंप्लीट फूड किसे कहते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अनुपात 4:1:1। फिर आता है कंप्लीट फूड, ऐसा आहार जिसमें शरीर के आवश्यक सभी तत्व क्या हो साथियों, मौजूद हो, उसको कहते हैं पूर्ण आहार यानी कि कंप्लीट फूड कहते हैं। सामान्यतः हम लोग दूध, सोयाबीन को पूर्ण आहार की श्रेणी में रखते हैं। दूध है, सोयाबीन को हम लोग पूर्ण आहार की श्रेणी में के अंदर रखते हैं, यानी कि ये एक कंप्लीट फूड है। और बैलेंस डाइट कौन सी हो गई, तो आपकी बैलेंस डाइट हो गई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो रेशियो है वो 4:1:1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए विटामिन के बारे में अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मिलते हैं एक अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहिए। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना, इसके पैसे नहीं लगते। अगर पैसा लगता तो आपको नहीं बोलते। इससे हमें हौसला अफजाई जो होता है हमारा खुद का। इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।